मैं इलाहाबाद से आया हूँ। मेरा नाम राजीव दीक्षित है। पिछले कुछ वर्षों से मैं भारतीय संस्कृति और इस राष्ट्र को बचाने के एक आंदोलन में लगा हुआ हूँ। पेशे से मैं इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन का इंजीनियर रहा और एक रिसर्च प्रोजेक्ट में मैंने काम किया। लेकिन सन 1992 में अपना सारा काम छोड़कर, अपने कैरियर को छोड़कर राष्ट्र को बचाने के लिए, संस्कृति को बचाने के एक आंदोलन में मैं लग गया। पिछले 50 साल में जो आज़ादी हमको मिली है, उस आज़ादी का मतलब क्या है? एक तरफ तो सरकार कहती है और देश के सारे माहौल में ये बताने की कोशिश की जा रही है कि भारत की आज़ादी के 50 साल पूरे हो गए, और दूसरी तरफ सारा देश जिस तरह से चल रहा है, जो हालात हैं पूरे देश के, वो ये बताते हैं कि ये जो 50 साल की आज़ादी है, ये तो भारत के पिछले 500 साल की गुलामी से भी ज़्यादा बुरी है। पुर्तगालियों ने हमारी आर्थिक संपत्ति को लूटा, उसके बाद इस देश में फ्रांसीसी घुस गए, उन्होंने इस देश को लूटा। फिर उसके बाद इस देश में डच लोग घुस गए, उन्होंने इस देश को लूटा। उसके बाद इस देश में अमेरिकन और अमेरिकनों की मदद से ब्रिटिशर्स घुसे, उन्होंने हमारे देश को लूटने की कोशिश की। और इस तरह से लगभग 1498 से लूट की एक नई शुरुआत इस देश में शुरू हो गई। सबसे ज्यादा बर्बादी हिंदुस्तान में आई पुर्तगालियों के कारण और अंग्रेजों के कारण। और अंग्रेजों ने जो इस देश को लूटने की एक व्यवस्था शुरू की, दुर्भाग्य से वो व्यवस्था आजादी के 50 साल के बाद भी चल रही है। और मैं जब ये कहता हूं कि आजादी के 50 साल या गुलामी के 500 साल, तो उसमें वही मुख्य बात है। अंग्रेजों ने इस देश को लूटने के लिए क्या किया, उसका एक छोटा सा उदाहरण देके मैं मेरी बात कहूं। सन 1813 का एक दस्तावेज मेरे पास है, लंदन की पार्लियामेंट का। लंदन में उस जमाने में हाउस ऑफ कॉमन्स चलता था। लंदन में अंग्रेज लोग अपने पार्लियामेंट में बैठकर, वहां के बड़े बड़े नेता इस बात पर बहस कर रहे थे 1813 के सन में कि हिंदुस्तान को ईसाई कैसे बनाया जाए। उन्होंने तय किया कि हिंदुस्तान को अगर ईसाई बनाना है तो सबसे पहला काम हिंदुस्तान की आर्थिक व्यवस्था को तोड़ना पड़ेगा। हिंदुस्तान में ये जो संपत्ति है, ये जो धन है, इसको लूटना पड़ेगा और हिंदुस्तान को गरीब बनाना पड़ेगा। तो जब हिंदुस्तान गरीब हो जाएगा और जब हिंदुस्तान में भूखमरी आ जाएगी, तो यहाँ के लोग बहुत आसानी के साथ थोड़े थोड़े पैसे के लिए धर्म परिवर्तन शुरू कर देंगे। तो वो तय कर रहे हैं, अंग्रेजों के बड़े बड़े नेता, कि पहले हिंदुस्तान को आर्थिक रीति से खलास करना, और जब ये देश आर्थिक रीति से खलास हो जाएगा, उसके बाद इस देश को राजनीतिक रीति से खलास करना, और फिर राजनीतिक रीति से जब यह देश खलास हो जाएगा, तब इस देश को सांस्कृतिक रीति से खलास करना, और सांस्कृतिक रीति से जब यह देश खलास हो जाएगा, तब इस देश को बहुत आसानी से ईसाई बनाया जाएगा। तो हिंदुस्तान को आर्थिक रीति से खलास करने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया? उन्होंने अपनी तमाम कंपनियां हमारे देश में भेजी। ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी अंग्रेजों की सैकड़ों कंपनियां आई, और उन कंपनियों ने क्या किया? हमारे देश में अपना धंधा शुरू किया। तो क्या होता था कि अंग्रेजों की कंपनियों का माल बिकता था और हिंदुस्तान के गांव-गांव में अंग्रेजों का माल बिकने लगा। और जब हिंदुस्तान के गांव-गांव में अंग्रेजों का माल बिकने लगा, तो हमारे देश के लोग अंग्रेजों का माल खरीदने लगे, और अंग्रेजों का माल खरीदकर हमारे देश का पैसा लंदन जाने लगा। और जब अंग्रेजों का माल इस देश में बिकना शुरू हो गया, तो उसका एक दूसरा नतीजा और निकला कि धीरे धीरे हिंदुस्तान के सारे कारखाने बंद होते चले गए। और मेरे मन में यही प्रश्न उठता है कि अंग्रेजों की सरकार ने इस देश पर इनकम टैक्स लगाया, अंग्रेजों की सरकार ने व्यापारियों पर एक्साइज की ड्यूटी लगाई, अंग्रेजों की सरकार ने व्यापारियों पर टोल टैक्स और ऑक्ट्रॉय लगाया। तो अंग्रेज तो चले गए 1947 में, तो ये कानून भी चले जाने चाहिए थे टैक्स के। लेकिन दुर्भाग्य से वो टैक्स के सारे कानून आज भी हिंदुस्तानी व्यापारियों पर लगे हुए हैं। जिस तरह से अंग्रेजों के जमाने में हिंदुस्तानी व्यापारियों से टैक्स वसूला जाता था,
वैसे ही आजादी के 50 साल के बाद भी ये काम किया जा रहा है। ऐसे ही अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के जंगलों को बर्बाद करने के लिए एक कानून बनाया था सन 1865 में। उस कानून का नाम है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट अंग्रेजों की सरकार ने क्यों बनाया? क्योंकि अंग्रेजों को हिंदुस्तान के जंगलों पर कब्जा करना था और हिंदुस्तान के जंगलों में जो संपत्ति छुपी हुई थी उस संपत्ति की लूट करनी थी। हमारे देश के जो जंगल हैं उन जंगलों में सोने की खदानें हैं, चांदी की खदानें हैं, तमाम तरह की बेशकीमती धातुएं वहां मिलती हैं। तो हमारे देश के जंगल तो अरबों खरबों की संपत्ति के मालिक हैं। अंग्रेजों की सरकार ने क्या किया कि उन जंगलों को बर्बाद करने के लिए हिंदुस्तान के लोगों से छीनकर जंगलों को अंग्रेजी सरकार की संपत्ति घोषित कर दिया। 1865 के पहले क्या होता था? 1865 के पहले जो जंगल होते थे वो भारतीय समाज में गांव जो होता था, गांव पंचायत जो होती थी, उसकी संपत्ति माने जाते थे। लेकिन 1865 के उस कानून के बाद वो जंगल अंग्रेजों की सरकार की संपत्ति बन गए। और उसमें अंग्रेजों ने नियम कैसे बनाए? उसमें अंग्रेजों ने नियम ऐसे बनाए कि अगर हिंदुस्तान में अंग्रेज व्यापारी जंगल काटे तो उनको लाइसेंस मिलता था, और कोई हिंदुस्तानी एक व्यक्ति पेड़ काटे तो अंग्रेजों की सरकार उसको सजा देती। और ये काला कानून जो अंग्रेजों ने बनाया था सन 1865 में, ये कानून दुर्भाग्य से आज भी चल रहा है। आज भले ही श्री राजीव दीक्षित हमारे बीच शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं हैं, लेकिन उनके विचार आज भी हमारी चेतना में जीवित हैं और करोड़ों भारतीयों के मन में स्वदेशी की भावना को जागृत कर रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से राजीव दीक्षित जी केवल स्वदेशी विचारधारा को आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं कर रहे, बल्कि अंग्रेजों द्वारा बनाए गए ऐसे कानूनों का भी विरोध कर रहे हैं जो आजादी के इतने वर्षों बाद भी हमारे देश में वैसे ही लागू हैं जैसा ब्रिटिश शासन में था। उन्होंने हमेशा यही संदेश दिया कि यदि हम अपने देश को वास्तव में आत्मनिर्भर और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो विदेशी वस्तुओं का त्याग कर स्वदेशी को अपनाना होगा। यह केवल आर्थिक सुधार का मार्ग नहीं, बल्कि एक राष्ट्र धर्म है जो हमें अपनी जड़ों से जोड़ता है और आत्म गौरव का अनुभव कराता है। इसलिए हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को अपने परिवारजनों, मित्रों और समाज के हर जागरूक व्यक्ति तक अवश्य पहुंचाएं।